Hello friends, welcome back to my channel. Guys, this is the second video of today जो कि हमारे डी ट्रिपल एस पी और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम ई एम आर एस के टी जी टी पी जी टी हमारे डी ट्रिपल एस पी की पी आर टी टी जी टी सारे सी टेट एन ई टी सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक नहीं है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट जैसे कि आपकी जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी साइंस बेस्ड क्वेश्चन, सोशल साइंस बेस्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, हमारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये तो हमारे जनरल अवेयरनेस में आ जाता है ना, जो जनरल नॉलेज होते हैं जो रिलेटेड। तो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि सारे पेपर वन में आपके एग्जाम बेसिस है, पेपर वन के कंपलसरी पेपर में आते हैं एंड पर्टिकुलरली टू सोशल साइंस सब्जेक्ट। So guys, let us start this video. Before watching this video, please to subscribe my channel. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, then please do like and share this video with your friends who are preparing for these exams. So wish you all the best. Let us start this video. First question. The science of classification of organism is called of what? जैसे कि हमारा जो स्टडी बेस्ड साइंस बेस्ड टॉपिक होते हैं, जैसे कि डेमोग्राफी, कौन सी ये चीज़ किससे जुड़ी है? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि जनसंख्या या हमारे लोग के जो इसका रिलेटेड जो भी हमारा साइंस रिलेटेड टॉपिक है वो डेमोग्राफी में आता है। जैसे कि माइग्रेशन हो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो, रिलेटेड टू पॉपुलेशन, डेमोस। देन हमारा रिलेटेड टू टॉपिक और भी बहुत सारा रिलेटेड है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, एंटोनोमी, टैक्सोनोमी, मॉर्फोलॉजी। वो जो साइंस जो रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो साइंस को हम क्या कहते हैं? वो है हमारी टैक्सोनॉमी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, which statement is incorrect as the function of न्याय पंचायत? हमारा न्याय पंचायत की जो फंक्शन है, ये चारों में से या तीन में से कौन वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो न्याय पंचायत की फंक्शन नहीं है? फर्स्ट है क्या? ये हमारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो ईएमआरएस हो, हमारा बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक जो है, जो कि लोकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को बहुत फोकस करते हैं। सो गाइज वन और टू क्वेश्चन में कम रिलेटेड टू पीआरआई, जैसे कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का कौन से अमेंडमेंट में हुआ था, कौन से कमिटी में हुई थी, वो रिलेटेड टॉपिक। तो यहाँ में आपके ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में है इट मेंटेन्स विलेज स्कूल, विलेज स्कूल जो होते हैं उसका मेंटेनेंस करते हैं पंचायत, न्याय पंचायत। इट रॉन्स हेल्थ सेंटर, ये जो पीएचसी सीएचसी या कोई भी हेल्थ सेंटर रॉन्स करते हैं। इट गिव्स लोन टू द फार्मर्स, हमारा जो फार्मर्स होते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट, उनको ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और ऑल दो सारे काम है, तो यहाँ पर हमारा पंचायत का काम जो है वो सारे काम है, ठीक है, ऑल द एबव, क्यों इन सारी चीज का मेंटेनेंस हमारा पंचायत से होती है। देन क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज ओन एज द फ्रंटियर गांधी? इनमें से कौन नोन एज द फ्रंटियर गांधी इसी के हिसाब से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, अली ब्रदर्स, खान अब्दुल गफर खान, जिन्ना। इनमें से कौन? हमारा ऑप्शन नंबर 3 शी इज द करेक्ट आंसर, खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, जो कि फ्रंटियर गांधी के हिसाब से जाना जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? हमारा जो पोर्शन हो है इंडियन नेशनल हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, दोनों पार्ट। हिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शंस क्या है? हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो रिलेटेड टॉपिक बहुत बार इसी के सहित क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम के लिए, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना। तो हु हैज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द ओल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस? लाल लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर हमारा ग्रैंड ओल्ड मैन के हिसाब से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज कॉल्ड देश बंधु? इन चारों में से किसको हम देश बंधु के नाम से जाने हैं या उनको हम देश बंधु कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लाल लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक।
इनमें से किसको हम देश बंधु के नाम से जानते हैं? वो है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द rock which is harder than its original constituent is what? जो रॉक की अपने ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट से ज्यादा हार्ड है, उसको हम क्या कहते हैं? किस टाइप का रॉक्स वो होते हैं? सेडिमेंटरी रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और कोल। इनमें से हम किसको जानते हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्मेट जो होते हैं उससे भी ज्यादा हार्ड होते हैं? इसका हमारा ये है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज टेकन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इन कौन सी एरिया में? यहाँ पर 3 ऑप्शन से कौन सी एरिया में आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आपकी नॉइज पोल्यूशन के बात करो आप, जो कि हमारा एयर पोल्यूशन के बात करो, सॉयल, वाटर, सारी चीज़ का जो पोल्यूटेड अभी हो गया है। एंड दिल्ली नाउ इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। इवन बेजिंग और भी ज़्यादा सिटी जाना जाता है पहले से, लेकिन अभी दिल्ली हो गया है। और एक बात है, जो पॉल्यूटेड सिटी होता है उससे रिलेटेड जो कि एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पॉइंट है आपको वहाँ से कवर करना है। किस चीज़ को आप करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस चीज़ को उठाना है आपको, उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रिलेटेड या एनवायरमेंटल मूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, पॉल्यूशन कंसिस्टेंट, जैसे कि ग्रीन हाउस कहो, ओजन लेयर कहो, ओजन होल कहो, these are some important point you should have to focus. Okay, then rural areas, industrial and urban areas, अर्बन एरियाज ओनली और ऑल द अबव, सारी जगह में हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरिया, जो कि इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स निकलती है स्मोक की तरह या वाटर में जाता है, रेड मोड पॉन्ड में जाता है, वो सारी चीज़ें अर्बन एरिया जहाँ पर कि व्हीकल ज़्यादा है, लोगों ने अपनी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत लग्जरी में बिताते हैं, जैसे कि एसी का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं। तो वो सारी चीज़ इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज में बहुत कन्फाइंड, ये हम नहीं कह सकते रूरल एरियाज इज आउट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यस, रूरल एरियाज में भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन होते, बट इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में बहुत कम होते। ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स इज, जो हमारे पत्रों में वाटर वेपर्स रिलीज होता है, हम उसको क्या कहते हैं? एवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन, फॉस्ट और ड्यू। हमारा ये एक साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे जनरल साइंस में आता है। ठीक है। द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव इज कॉल्ड व्हाट? हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत? जो कि हमारा पीआरआई जो 3 टायर गवर्नमेंट होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, वन होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड में होती है। ठीक है। देन जिला परिषद जो होते हैं, देन पंचायत समिति मिडिल में होते हैं ब्लॉक लेवल में, देन पंचायत जो कि एक विलेज लेवल में होते हैं। तो विलेज लेवल जो पंचायत होते हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ से वो इनकम लाता है? जैसे कि कोई काम करे अगर, तो वो कहाँ से शुरू करे? हाउस टैक्स, घरों में जो टैक्स देते हैं, एजुकेशन टैक्स में होते हैं, इनकम टैक्स और ट्रांसपोर्ट टैक्स, वो हमारा होते हैं हाउस टैक्स से। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Then question number 10. A joint sitting of the two houses is called what? Sorry, is called what? जो हमारे ये एक पॉलिटिकल साइंस बेस्ड या सिविक्स बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एक जॉइंट सिटिंग होता है दो हाउस में, राज्यसभा एंड लोकसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस पार्लियामेंट जो होते हैं, दोनों की जॉइंट सिटिंग अगर हो उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड बाय, वो कौन बुलाते हैं वो जॉइंट सिटिंग? क्योंकि उनका नॉर्मल सिटिंग जो सेशंस होते हैं कहाँ पर होते हैं? अपने राज्यसभा में उनके सेशंस होते हैं और लोकसभा में लोकसभा के सेशंस होते हैं। लेकिन अगर एक जॉइंट सिटिंग बुलाना है किस चीज़ के ऊपर, अगर आलोचना विचार विमर्श करनी है, तो कौन वो अथॉरिटी है who is called for the joint sitting of the both house? The members of the parliament या एमपी जिसको हम कहते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा और द डिफेंस मिनिस्टर, इनमें से कौन बुलाता है ये चीज को? हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एक जॉइंट सिटिंग बुलाने के लिए वो बुला सकती है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11,
Which of the following is a judicial function of the parliament? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि एक जुडिशियल फंक्शन का पार्लियामेंट का एक जुडिशियल फंक्शन से? ठीक है, पार्लियामेंट के बहुत सारे फंक्शन है जैसे कि एग्जीक्यूटिव का हो, हमारा पॉलिसी मेकिंग के बात का हो, लेजिस्लेटिव का हो, देन जुडिशियल फंक्शन पार्लियामेंट के क्या है? इन क्या इट कैन इम्पीच एंड रिमूव द प्रेसिडेंट आउट ऑफ हिज ऑफिस। ये जो हमारे प्रेसिडेंट का रिमूवल और इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होते हैं इसको हम जुडिशियल फंक्शन पार्लियामेंट के कहते हैं। या इट कैन इम्पीच द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होते हैं पार्लियामेंट में, इसको हम जुडिशियल फंक्शन के पार्लियामेंट के प्रीव्यू में आते हैं। और इट कैन इम्पीच द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आ सकती है। या ऑल द तीनों का जो इम्पीचमेंट होता है, ये सारी चीज हम जुडिशियल फंक्शंस में लाते हैं, क्योंकि 1/3 अगर मेंबर सहमत नहीं दे कि हमारे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का हो, सुप्रीम कोर्ट जजेस की कहो या हाई कोर्ट जजेस की कहो, तो वो बिल या वो पेपर नहीं पास होते, तो इसको हम जुडिशियल फंक्शंस पार्लियामेंट को कहते हैं। तो ये सारी चीज जो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, दो all are belongs to the judicial functions of parliamentary rule. Then question number 12. हाउ इफ ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या दिक्कत होती है या और एलाबोरेशन चाहते हो आप, सो यू कैन राइट इन माई comment box in this video only. I would like to answer to all your queries and try to clear all the doubts. होप यू अंडरस्टैंड। मैंने इसको जितना सिंपल चाहे उतना सिंपल बनाया है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन करती हूँ कि इट विल बी मेक इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Okay, then question number 12. How many types of emergencies are provided in Indian Constitution? जो हमारा बहुत important part है इंडियन सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, मैंने ये सारी चीज़ कवर करी हूँ। इसी के ऊपर भी, इमरजेंसी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए, जैसे कि इमरजेंसी कहाँ पर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी आर्टिकल डील करती है इमरजेंसी, कौन से ग्राउंड में वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, हु हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द इमरजेंसी एंड हु हैज द अथॉरिटी टू विड्रॉ द पीरियड, एवरीथिंग देयर इन देयर। प्लीज टू सर्च and do watch all the EMRS paper series, all the paper series for DSSS EMRS. You can find all these answers. Okay, how many types there are? इमरजेंसी कौन सी आर्टिकल में है आपकी? 352, 356 एंड 360। इनमें से तीनों तीनों डिफरेंट टाइप का इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, the transfer of heat in the atmosphere through the horizontal movement of the air is called what? अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है गुड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में इन द एयर में, देन उसको हम क्या कहते हैं? वो ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्पर्सन, एडवेक्शन, पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन, उनको हम कहते हैं एडवेक्शन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन हीट होता है एटमोस्फेयर में एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में एयर के सहित। देन क्वेश्चन नंबर 14, द नॉन ग्रीन हाउस गैसेस आर व्हाट? यहाँ पर हम गैसेस को दो भाग में विभक्त करी हो, जो कि वायुमंडल में जो गैसेस है हमारे, एक ग्रीन हाउस गैसेस एंड अनदर वन इज द नॉन ग्रीन हाउस गैसेस। इन यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास है, जो कि इनमें से कौन सी गैस जो कि नॉन ग्रीन हाउस गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपके सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑल आर बिलोंग्स टू ए ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15, द स्टडी डील्स विथ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द लाइफ फॉर्म्स एंड द एनवायरमेंट, जो कि ये कौन सी साइंस पढ़ाते हैं जो कि लाइफ ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंट रिलेशनशिप को समझाते हैं? जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी। हमारे यहाँ पर सही आंसर है इकोलॉजी। ठीक है, जो कि हमारे इकोसिस्टम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ में स्टैंडर्ड 7 से पढ़ाई कर आ रही हूँ, तो ये स्टैंडर्ड 7 की एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं, ये बहुत ईजी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइम मिनिस्टर हुज डेथ अकर्ड आउटसाइड इंडिया, जो कि हमारा इंडिया के बाहर एक विजिट में थे, उसी के समय उनका डेथ हुआ था,
वो कौन सी प्राइम मिनिस्टर का कौन प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर वीपी सिंह, मिस्टर चौधरी चरण सिंह, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, चंद्रशेखर। यहाँ पर आपकी सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, जो कि आउटसाइड इंडिया में उनका डेथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट? इनमें से कौन, जो ऑप्शन से चार तीन ऑप्शन से कौन हमारे गवर्नर ऑफ इंडिया की, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट की एलिजिबल है? द सिटीजन ऑफ दिल्ली, he must be not less than 35 years of age, he must hold the official profit, can be appointed। इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर वो 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो, नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स हो या 35 ईयर्स से ज़्यादा हो, तो ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। अगर सिटीजन ऑफ दिल्ली हो तो ये नहीं, सिटीजन सिर्फ इंडिया हो सकती है, दिल्ली सिर्फ कन्फाइंड हो जाता है ना। द ऑफिस होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनके सहित, तो ये इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, the gap between the two consecutive sessions of the parliament cannot be more than, दो सेशन होते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं, जैसे कि 0 आवर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आवर होते हैं, और भी सिटिंग सेशंस होते हैं। उन सेशन के भीतर जो गैप होते हैं, उन कंजिक्यूटिव सेशन, दो ही सेशन के अंदर जो गैप होते हैं, उनको हम कितने दिन तक उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ और 9 मंथ्स। यहाँ पर हमारा मिनिमम जो गैप होते हैं उसके भीतर हमको दो कंजिक्यूटिव सेशन को कवर करना है, वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा शुड नॉट एक्सीड, हमारा जो लोकसभा या लोअर हाउस का जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट की, वो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते? 465, 545, 553 और 605। यहाँ पर आपको ज़्यादा 545 से नहीं हो सकती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, द पेंटिंग कॉल्ड लास्ट सुपर एंड मोनालिसा वाज पेंटेड बाय, जो हमारे सबसे बहुत फेमस पेंटिंग होता है मोनालिसा पेंटिंग एंड लास्ट सुपर पेंटिंग, वो कौन की है, कौन पेंटेड, वो पेंटर है? लियोनार्डो डा विनिस, राफेल, माइकल एंजेलो, वान गॉग। इनमें से हमारे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लियोनार्डो डा विंसी। ठीक है, then question number 21, workers having nothing to lose but their chance was said by, कौन ये कहते थे? एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक स्टेटमेंट है, जो कि नेपोलियन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, हिटलर सारे इस फिलोसॉफी में है। तो इनमें से कौन ये स्टेटमेंट दिया है कि वर्कर्स हैव नथिंग टू लूज, वर्कर्स के पास कुछ नहीं लॉस करने के लिए नहीं, बट देयर चेंज was said by option number C, Karl Marx, who is the particularistic economic deterministic। सो ये कन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट है, जिन्होंने कि सबसे दोनों ही टाइप के ग्रुप्स के बारे में बताई, वन इज द बुर्जुआस एंड सेकेंड वन इज द प्रोलेटरिएट। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एलिनेशन ऑफ द वर्कर, वर्कर के कैसे एलिनेशन होता है अपने प्रोडक्ट से, ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी फैमिली से, कम्युनिटी से, उसी के बारे में बहुत स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, in question number 22, the fall of the Qajar Nicholas True USSR is known as the Industrial, February Revolution, Red Revolution, Social Revolution। किसके सहित हम उसको जानते हैं? ये हमारी फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। ठीक है, सारे जो रिवॉल्यूशन है, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, और भी जैसे कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशन हो रही है या मूवमेंट हो रही है सोशल करने के लिए, वो सारी चीज उनके साथ जुड़ी, लोगो, ईयर्स, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ आपको देखना है, एक बार इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23, बर्मा वाज कैप्चर्ड बाय, बर्मा कौन सी जो हमारा कंट्री है जिनको बर्मा कैप्चर करी है? अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया एंड पुर्तगाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटेन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट?
जो हमारा सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर यहाँ पर, लेकिन स्टेट नहीं है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 25, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कौन सी आर्टिकल में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है? आर्टिकल 351, आर्टिकल 72, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 65। ये आंसर देने से पहले मैंने एक बात बता दूं, सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ऑल द इम्पोर्टेंट आर्टिकल अमेंडमेंट सारे वन ही वीडियो में है इस चैनल में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपके आई बटन में दे दूंगी। प्लीज टू वॉच दिस वीडियो, यू विल बी वेरी क्लैरिफाइड अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि हम एग्जाम में आ सकते हैं उसी में। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 51A। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे? 11 नंबर्स फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। एंड क्वेश्चन नंबर 26, राइट टू इक्वालिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ, जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 से 32 तक जो फंडामेंटल राइट है हमारा पार्ट 3 में उसी के साथ ये जुड़ी है, वो किस चीज को अबोलिश करता है? चाइल्ड लेबर, अनटचेबिलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ऑल द अबव। यहाँ पर वो राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारा अनटचेबिलिटी को ही अबोलिश करती है, उसका प्रैक्टिस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 27, ब्रोंज वॉज मेड बाय मिक्सिंग, किस दोनों, ये एक साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, जनरल साइंस से, किस दोनों मटेरियल को मिलाकर हम ब्रोंज के प्रस्तुत करते हैं? कॉपर एंड मैंगनीज, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड लीड, आयरन एंड टिन। यहाँ पर आपके कौन से ऑप्शन सही है? कॉपर एंड जिंक, ये दोनों मटेरियल को मिलाकर हम ब्रोंज के प्रस्तुत करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28, द अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस वाज, आर्यंस जो हमारा रेस के हिसाब से जो डिवीजन हुआ था ह्यूमन सिविलाइजेशन के सहित, कौन सी सबसे ज्यादा पहला लैंग्वेज है जो कि अर्लीस्ट पहले से वो आर्यंस के साथ है? संस्कृत, उर्दू, तमिल और अफगानी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, वो है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 29, फेडरलिज्म सेंटर्ड अराउंड, जो फेडरलिज्म है एक पॉलिटिकल साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, आर्ट, बिजनेस, लैंड, सर्जरी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लैंड, सॉरी फ्यूडलिज्म। मैंने यहाँ पर फेडरलिज्म पढ़ी, ये है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म सेंटर्ड अराउंड, जो कि फ्यूडलिज्म के सांप्रदायिकतावाद का है या उसी के रिलेटेड टॉपिक जो उसी के टाइम थे हमारे एंशिएंट पीरियड में, तो मिडिवल एंशिएंट दोनों ही पीरियड में वो फ्यूडलिज्म जो है वो किसके सहित सेंटर अराउंड? इस लैंड, भूमि के सहित। देन क्वेश्चन नंबर 30, ए न्यू लैंग्वेज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल एज, जो कि हमारा मिडिवल इंडिया का हिस्ट्री को अगर हम डिवाइडेड करें एंशिएंट, मिडिवल and modern, now it is in postmodern era. So medieval इंडिया में जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था, प्रगति हुई थी, उसको क्या, कौन से लैंग्वेज थे? उर्दू, इंग्लिश, डच, स्पेनिश। ये थी हमारा उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 31, द इलेक्शन सिंबल ऑफ हुइच पॉलिटिकल पार्टी इज ए लोटस फ्लावर, जो कि पद्म है। कौन सी पार्टी में? कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, बीजेपी। ये तो हमारे सब जानते हैं बीजेपी। ठीक है, ये यहाँ पर लोटस होती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला क्योंकि आपको ये भी देखना है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकती है कि आप और भी बहुत चीज़ कर सकते हो, बहुत अलग सा जो कि हमारा स्टेट वाइज पार्टी है उसका भी सिंबल आ सकती है। सो प्लीज टू वॉच ऑल दिस थिंग्स। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, which ऑफ द रीजनल पार्टी इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा रीजनल पार्टी करेक्टली मैच होते हैं? AIDMK तमिलनाडु के हैं रीजनल पार्टी, ये सारी चीज़ें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं, अकाली दल पंजाब के, और ऑल द अबव मैच करते, सारे मैच करते। AIADMK तमिलनाडु जो कि जयललिता जी, जो सारी चीज़ें यहाँ पर है वो अपने अपने स्टेट के साथ जुड़ी है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच आर्टिकल
states that the state cannot discriminate a citizen on the basis of religion, race, sex, etc. Which article, कौन से आर्टिकल यहाँ पर है जो कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, हमारा कोई भी राज्य कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट सिटीजनशिप को नहीं कर सकती, कौन सी बेसिस में, रिलीजन, रेस, सेक्स, एक्सेट्रा। ये हमारे ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिकल 15 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी में है, 14 to 18 आर्टिकल में पहला आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी में है। देन हमारा 34 क्वेश्चन नंबर, all human beings are born free and all equal in dignity and rights. This was proclaimed in all human beings are born free and all equal in dignity and rights. ये कौन सी जो रिवॉल्यूशन था या कौन सी डिक्लेरेशन उसी के साथ जुड़ी है, राइट द रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सॉरी व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लड रिवॉल्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 34 के आंसर सही है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये है जो कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। 35 which of the following is a military pact, इनमें से कौन है जो मिलिटरी पैक्ट है, नाटो, इसरो, नासा, सार्क। नासा तो आप सब जानते हो, इसरो भी सब जानते हो, और मिलिटरी पैक्ट कौन हो गया, सार्क भी आप जानते हो, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, कंटिनेंट, देन नाटो। ओके, नेशनल अलायंस ऑन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, which of the following pairs of the countries, question number 36, which of the following pairs of the country were superpowers after second world war, second world war के खत्म होने के बाद ये कंट्री सुपर पावर हो गए और ज़्यादा पावरफुल हो गए, वो कौन है, यूके एंड चाइना, यूएस एंड यूएसएसआर, यूके एंड पोलैंड, फ्रांस एंड द यूएसए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसएसआर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत पावरफुल कंट्री बन गए। क्वेश्चन नंबर 37, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जब हुआ था ह्यूमन राइट्स के ऊपर में, अडॉप्टेड बाय यूएनए, यूएनए कब अडॉप्ट की थी, 20 अगस्त 1948, 10 दिसंबर 1948, 20 जनवरी 1948, 10 जन फरवरी 1945। ऑप्शन नंबर कौन सही है आपकी, ऑप्शन नंबर बी, 10 जन दिसंबर 1948। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 38, द लाइन दैट डिमार्केट्स इंडिया एंड डैश, कौन सी कंट्री को इंडिया एंड कौन सी, मैकमोहन लाइन, ये लाइन के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो। चाइना, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, यहाँ पर बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चाइना एंड इंडिया के बीच जो लाइन होता है वो डिमार्केशन कौन से एरिया करती है, कौन सी लाइन है, वो मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 39, नेम द रिचेस्ट, डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट गोल्ड माइन इन इंडिया, इंडिया का सबसे डीपेस्ट, रिचेस्ट एंड ओल्डेस्ट गोल्ड माइन, कुट्टी, गोलकुंडा, कोलार, नीलोर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कोलार। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 40, रबर इज कोहेरेंट इलास्टिक obtained from the latex of rubber trees, latex means what, ठीक है, रबर का जो कोहेरेंट इलास्टिसिटी होता है वो रबर ट्रीज का लैटेक्स से लाता है, वो लैटेक्स क्या है, द स्टीम द रबर ट्री, द बॉड ऑफ द रबर ट्री, द लिक्विड सिक्रेशन ऑफ द रबर ट्री, द फ्लावर ऑफ द रबर ट्री, रबर ट्री का कौन से पार्ट में भाग में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द लिक्विड सिक्रेशन ऑफ द रबर ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, बरमुंडा इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, बरमुंडा जिसका नाम है कौन सा, किस चीज का सब एक एग्जाम्पल है, सुनामी, साइक्लोन, ओशनिक राइज, वोल्कानिक इरप्शन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है जो कि ओशनिक राइज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 42, which of the following is called घोस्ट टाउन, इनमें से कौन है जिस टाउन को हम घोस्ट टाउन कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस, एयर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस। 42 का सही आंसर है जो कि मिनरल रिसोर्सेस, जिसको हम घोस्ट टाउन कहते हैं, जिसको हम दिखाई नहीं देता है वो चीज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 43, क्षत्रियज वर द पीपुल इंटरेस्टेड इन, जो कि हमारे जाति व्यवस्था है, पहले से जो जाति व्यवस्था का सिस्टम है, सेग्रीगेशन की हिरार्की हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, चार टाइप्स के थे, उनमें से क्षत्रिय पीपल कौन से भाग में है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, फाइटिंग और
रूलिंग, वो है हमारी फाइटिंग। ठीक है। And question number 44. The Indian government has been following the policy of liberalization, globalization and privatization, जो कि एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और एलपीजी पॉलिसी वो कौन सी ईयर में इंडिया अडॉप्ट की थी? वो है 1988, 1991, 1979, 2001। इनमें से हमारे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1991। देन क्वेश्चन नंबर 45. The Naxalite movement in India got inspiration from whom? The Russian Revolution, French Revolution, the Industrial Revolution और Chinese Revolution? नक्सलाइट मूवमेंट कौन से बहुत इंस्पायरेशन हुआ था? हमारे क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है चाइनीज रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 46. द ओल्डेस्ट इशू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज बीन, सबसे पुराने जो रिश्ता है इंडिया पाकिस्तान के जो डिस्प्यूट है, कलह है उसके बीच, कौन किसके लिए है? रिवर डिस्प्यूट, माउंटेन डिस्प्यूट, कश्मीर इशू, रिलीजन इशू? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कश्मीर को लेकर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच बहुत पुराने कलह सृष्टि है। Then question number 47. Name the operation which flushed out the terrorist hold of inside the Golden Temple in अमृतसर। जो ऑपरेशन हुआ था गोल्डन टेम्पल अमृतसर से टेररिस्ट को भगाने के लिए, वो क्या थे? होल्ड अप इनसाइड द गोल्डन टेम्पल, जो कि टेररिस्ट ने गोल्डन टेम्पल के भीतर जो एक होल बनाया है, वो उस चीज को ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन अतीस, ऑपरेशन कामयाब, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन शुगर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48. द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो जियोग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत जियोग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, मिनरल रिसोर्सेज, टेम्परेचर, क्लाइमेट, सॉइल, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज टू वॉच रेगुलरली टू दिस वीडियो एंड यू कैन फाइंड ऑल दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 22, मार्च 23, दिसंबर 22, सितंबर 21। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर, दिसंबर 20, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर के लॉन्गेस्ट डे है। Then question number 49. प्राइमरी रक्स आर द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, जो कि प्राइमरी रक्स होते हैं कौन से प्रोसेस में वो होते हैं? मेल्टिंग, सोलिडिफिकेशन, कैचिंग और डिजेटिफिकेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सोलिडिफिकेशन प्रोसेस में हमारे प्राइमरी रक्स का फॉर्मेशन होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 50. द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ द वेस्ट इंडीज आर, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं हमारे वेस्ट इंडीज में, वो क्या है? टाइफोन्स, हुरिकेन्स, रीटा, बिलीबिली? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज वेरी फैमिलियर ऑल्सो, हुरिकेन्स। हम जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वेस्ट इंडीज में, हम उसको क्या कहते हैं? हुरिकेन्स कहते हैं। सो गाइस, दिस इज द टूडेज ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर चाहते हो इसी तरह क्वेश्चन में एमसीक्यूज लाऊं, प्लीज टू वॉच माय वीडियोस रेगुलरली, do subscribe my channel, share and like this video. Thank you guys for all your support and love. Thank you. Stay safe, stay home. Wish you all the best for all your preparation. Thank you.